हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है पालमपुर की कहानी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के इस वाले चैप्टर में यहाँ पर एक पालमपुर की गांव की कहानी का रेफरेंस लेकर के हमको ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। इस वाले जो चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर मुख्यतः उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए एक कहानी के माध्यम से चीज़ों को प्रॉपर समझाया गया है कि उत्पादन में हम किन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, उनको उत्पादित करने के लिए हमको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसके बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल कहानी की तरीके से समझेंगे, जैसे कि बुक में दिया हुआ है। तो इसमें आप हमारे साथ बने रहिए। पूरा चैप्टर बहुत ही बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। बाद में हम एक पेज में आपको समरी भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएँगी। तो एनसीईआरटी ये लिखती है कि जो पालमपुर का गाँव है, उस वाले गाँव में मुख्यतः 2 प्रकार की क्रियाएँ संपादित होती हैं। एक मुख्य क्रिया होती है, यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर जो वहाँ के लोग हैं, वो मुख्यतः खेती करते हैं, यानी कि वहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम लोग हैं, वो खेती करते हैं। बाकी उसमें से जो कुछ अन्य लोग हैं, लगभग 25% के आसपास, वो लघु स्तरीय विनिर्माण की प्रक्रियाएँ करते हैं। लघु स्तरीय का मतलब होता है, छोटे स्तर पर निर्माण की प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। जैसे कि आपके गाँव क्षेत्र में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बढ़ाई का काम कर रहे होंगे, मतलब कुछ लकड़ी का काम करके लकड़ी की सामग्रियाँ बना रहे होंगे। कुछ लोहार होंगे जो लोहे की चीज़ें बना रहे होंगे। कुछ कुम्हार होंगे, कुछ लोग जो मिट्टी के बर्तन बना रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने घरों के पास में ही एक छोटी दुकान में या एक रूम में कुछ फुटकर सामान रख कर के फुटकर विक्रेता के तरीके से काम कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पर दूध को पशुओं से प्राप्त करके फिर वहाँ पर उसको बेचने का काम कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पास के शहरों में परिवहन का काम कर रहे होंगे, सामान को लाने और ले जाने का काम कर रहे होंगे। ये सारे के सारे लघु स्तरीय विनिर्माण के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों की क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ बताई जाती है कि इन सभी जो भी यहाँ पर मुख्य कार्य हैं और अन्य क्रियाएँ हैं, इनको करने के लिए हमको मुख्यतः संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। इस वाले चैप्टर में बताया गया है कि ये जो मुख्यतः हमारे पास संसाधन है, वो अन्य मतलब ये संसाधनों की सहायता से ही हम ये सारी क्रियाएँ कर पाते हैं और इन संसाधनों में मुख्यतः प्राकृतिक संसाधन आते हैं। प्राकृतिक संसाधन में आपकी भूमि हो सकती है, वन हो सकता है, जल हो सकता है ना? ये सारे के सारे संसाधन उसमें आ जाते हैं। मानव निर्मित वस्तुएँ हो सकती हैं, यानी कि हमारी मशीनें, ट्रैक्टर, कंप्यूटर, ये सारे के सारे। और यहाँ पर मुद्रा, मुद्रा एक बहुत ही मतलब इस विशिष्ट संसाधन है, जिसके माध्यम से हम अन्य सामग्रियों को खरीद करके फिर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और मानव प्रयास, यानी कि जो भी ये सारी की सारी क्रियाएँ हैं, वो कर तो मानव ही रहा है, तो मानव के प्रयास से यहाँ पर सारी चीज़ें संपादित की जाती हैं। यानी कि संसाधनों में हमको क्या-क्या ध्यान रखना है? एक तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर आएँगे, मानव निर्मित वस्तुएँ आएँगी, एक मानव प्रयास या मानव संसाधन भी एक तरीके से इसमें आवश्यक होता है। और जो चौथा है वो मुद्रा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यदि हम इस कहानी में सबसे मेन किरदार पालमपुर गाँव की परिचयों को समझने की कोशिश करें, तो कहानी कुछ ऐसी है कि पालमपुर के जो गाँव में लोगों का स्ट्रक्चर है, घरों का स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास लगभग 450 परिवार रहते हैं वहाँ पर। इसमें से उच्च जाति के लगभग 80 परिवार हैं। बाकी जो दलित वर्ग है वो लगभग 1/3 जो वहाँ के परिवार है या पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी दलित है। यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जो पालमपुर गाँव है, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक रायगंज मतलब एक छोटा कस्बा है। फिर उसके बाद में एक शाहपुर शहर है और ये सारे के सारे एक बिज़ी रूट के माध्यम से मतलब वर्ष भर चलने वाली रास्तों के माध्यम से ये कनेक्टेड है, जहाँ पर आवागमन पूरे वर्ष भर बना रहता है। यहाँ पर इस वाले गाँव में प्राथमिक विद्यालय भी है, एक हाई स्कूल भी है, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और निजी औषधालय भी है। इसका मतलब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो पालमपुर का गाँव है, वो सड़क, परिवहन के साधनों, बिजली से, सिंचाई से, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से एक पर्याप्त विकसित तंत्र से जुड़ा हुआ है।
यानी कि इस पालमपुर गाँव में हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएँ भी अवेलेबल हैं, व्यवस्थित हैं। शिक्षा भी यहाँ पर अच्छी है। इसकी जो कनेक्टिविटी है शहरों से, वो भी अच्छी है। बिजली भी सभी परिवारों में आती है और यहाँ पर जो सिंचाई तंत्र भी है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्थित है। यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं। एक तो कृषि क्रियाएँ की जाती हैं, दूसरी गैर कृषि क्रियाएँ की जाती हैं। यानी कि मुख्य तौर पर तो खेती की जाएगी और दोबारा जो खेती की अन्य क्रियाएँ की जाती हैं, वो सारी की सारी गैर कृषि क्रियाओं में हम उनको रख रहे हैं। यहाँ पर देखें तो उत्पादन का संगठन किस तरीके से होगा, तो उत्पादन का जो यहाँ पर उद्देश्य होता है, वो होता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जिनकी हमें आवश्यकता है। यानी कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जिनकी हमें आवश्यकता है, वो सारे के सारे उत्पाद ही कहलाएँगे, यानी कि उत्पादन कहलाएँगे। उत्पादन ही कहलाएँगे। उत्पादन के लिए हमको मुख्यतः 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो है हमारी भूमि, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जो कि अभी मैंने बताया जल, वन और खनिज। इसके अतिरिक्त हमको आवश्यकता पड़ती है श्रम की। मान लीजिए हमारे पास भूमि है, हम खेती करना चाहते हैं, भूमि हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन भूमि के साथ में ही हमको कुछ अ, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी जो वहाँ पर काम कर सकेंगे। उसके अतिरिक्त हमको कुछ भौतिक पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी। भौतिक का मतलब होता है कि हमारे पास मशीनें, औज़ार, ये सारे के सारे। यहाँ पर यदि आप देखें तो भौतिक पूँजी भी 2 तरीके की होगी। एक तो स्थायी पूँजी कहेंगे और दूसरी कार्यशील पूँजी कहेंगे। स्थायी पूँजी का मतलब ये होता है कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं, किसी उत्पाद को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमारी स्थायी पूँजी होगी उस उत्पादन के दौरान स्थायी रहेगी। जैसे कि हमारा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर हमारा गेहूँ के उत्पादन में मदद करता है, लेकिन ट्रैक्टर उसमें यूज़ थोड़ी हो जाता है। एट लास्ट वो स्थायी है और ये पूँजी हमारी बरकरार रहती है और हमारा गेहूँ का उत्पादन हो जाता है। तो ये स्थायी पूँजी कहलाती है। जैसे कि हमारी मशीनें हो गई, भवन हो गया, औज़ार हो गया, ये सारी की सारी स्थायी पूँजी है। कार्यशील पूँजी का मतलब होता है ऐसी पूँजी जो उत्पादन की प्रक्रियाओं के दौरान यूज़ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमको जैसे कि हम नकद मुद्रा की बात करें, नकद मुद्रा से यदि हम बीज खरीदते हैं, तो बीज को यदि हम ज़मीन पर बो देते हैं, मृदा में बो देते हैं, तो क्या होगा? वो बीज हमारा खत्म हो गया, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में बीज हमारा यूज़ हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। मुद्रा भी यदि हम वहाँ पर उत्पादन के संसाधनों को मतलब बनाते वक़्त यदि हम मुद्रा का यूज़ कर लेते हैं, तो मुद्रा तो हमारे पास बची नहीं। इसका मतलब ये है कि वो पूँजी जो उत्पादन के कार्यक्रम के दौरान यूज़ हो जाती है, पूरी तरीके से प्रयोग हो जाती है, उसको हम कार्यशील पूँजी के नाम से जानते हैं। जैसे कि कच्चा माल हो गया और यहाँ पर नकद मुद्रा हो गई। ध्यान रखना है उदाहरण स्थायी पूँजी में औज़ार, भवन, मशीनें आती हैं। नकद मुद्रा और जो कच्चा माल है वो कार्यशील पूँजी के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी भूमि है, श्रम है और इस भौतिक पूँजी के संगठन को एक ज्ञान और उद्यमिता के तरीके से उसको संगठित करके एक उत्पाद को पैदा करने की जो कैपेसिटी है, वो कहीं न कहीं मानव पूँजी के अंतर्गत आती है। यानी कि यहाँ पर हम भूमि, श्रम और भौतिक पूँजी इन तीनों को संगठित रूप में मिला करके अपने ज्ञान और उद्यम की सहायता से मनुष्य नए उत्पाद को बनाता है। तो ये चौथी पूँजी भी या चौथी चीज़ की जो आवश्यकता पड़ती है, वो होती है मानव की। तो इतनी चीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमको मुख्यतः 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो भूमि की ज़रूरत होगी, श्रम की ज़रूरत होगी, भौतिक पूँजी की ज़रूरत होगी और भ इन सभी को मिला कर के जो हमारा मानव है वो उत्पाद को प्राप्त करेगा, यानी कि हमारी चौथी पूँजी क्या होगी? मानव पूँजी होगी। अब ज़रा यहाँ पर एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ये यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम, स्थायी पूँजी की पहचान कीजिए। तो ज़रा क्या आप इस पर 1 मिनट के लिए रुकिए और हमको ये चीज़ पता करके बताइए कि इसमें से भूमि, श्रम और स्थायी पूँजी कौन-कौन से होंगे? चलो बताओ। 1 मिनट के लिए रुकिए और हमको बताइए। यदि आप यहाँ पर देख रहे हो तो भूमि मतलब ये है कि एक यहाँ पर फैक्ट्री है जो यहाँ पर एक कताई का काम हो रहा है, यहाँ पर सूत काटा जा रहा है।
तो यहाँ पर जो ये फैक्ट्री किसी न किसी लोकेशन पर तो होगी, कुछ जगह घेर करके इस्टैब्लिश की गई होगी। तो जो भूमि इसमें लगी हुई है, इसकी संरचना को विकसित करने के लिए, इस उद्योग को स्थापित करने के लिए, तो भूमि एक संसाधन हो गई, ठीक है? एक चीज़ की ज़रूरत हो गई। श्रम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये पूरे की पूरी श्रम के तरीके से काम करेंगे और स्थायी पूँजी का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, है ना? जो यहाँ पर कताई का काम कर रही हैं मशीनें, वो तो उत्पाद के दौरान खत्म नहीं हो जाएँगी। ये हमारी की क्या है कि क्या रहेगी? स्थायी पूँजी। अच्छा यहाँ पर बताओ कार्यशील पूँजी क्या होगी? कार्यशील पूँजी क्या होगी? जो यहाँ पर कपास आ रहा है, कपास, वो एक प्रकार का कच्चा माल है और ये कहीं न कहीं हमारी एक कार्यशील पूँजी की तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर मुद्रा का यूज़ हो रहा है, नकदी लग रही है या पैसा, भई इनको वेतन भी तो दिया जाएगा, ठीक है? अन्य भी तो काम होंगे, जैसे कि मशीन की रिपेयरिंग हो गई, वो भी मुद्रा से ही होगा। तो ये सारा का सारा काम जो होगा, मुद्रा भी एक प्रकार से कार्यशील पूँजी के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अब तक आप समझ गए होंगे कि उत्पादन के मुख्य कारक के तौर पर हम भूमि, श्रम, पूंजी जिनके संगठित होने से उत्पादन प्राप्त होता है, यानी कि ये उत्पादन के एक कारक के तौर पर काम कर सकते हैं। अब जरा यदि हम पालमपुर के मुख्य कार्य यानी कि खेती पर यदि हम फोकस करें, तो हम ये देखते हैं कि लगभग 75% जो लोग हैं, वो खेती पर निर्भर हैं, ठीक है? जिसमें से कुछ किसान हैं या कुछ कृषि श्रमिक के तौर पर काम करते हैं। यानी कि जो 75% लोग हैं, उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो अपनी खेती पर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जिनके पास खेती नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, वो ऐज़ अ कृषि श्रमिक के तौर पर दूसरे के खेतों में काम करते होंगे। अब यहाँ पर बात ये है कि पालमपुर की जो खेती है, मान लीजिए कोई भी आपके गाँव में भी जो खेती का एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए कि आपके गाँव में 100 बीघे की खेती है, ठीक है? अब ये 100 बीघे की खेती 7-10 साल बढ़ेगी तो है नहीं, ये पूरी की पूरी स्थिर ही तो रहेगी। भाई यदि मान लीजिए आज हमारी भूमि 100 बीघे है, तो कल भी 100 ही रहेगी, 50 साल बाद 100 बीघे रहेगी। हाँ, बस इतना हो सकता है कि मान लीजिए कुछ भूमि बंजर थे, अब वो बंजर भूमि हमारी यदि बंजर भूमि को हम उत्पादक वाली भूमि में परिवर्तित कर देते हैं, तो हमारी उत्पादन वाली भूमि बढ़ सकती है ना? तो हम स्थिर भूमि जो हमारी भूमि रहेगी, वो हमारी सारी की सारी स्थिर रहने वाली है, लेकिन फिर भी यदि हमको उत्पादन बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? तो स्थिर भूमि से अधिक पैदावार करने के जो उपाय हैं, वो मुख्यतः क्या-क्या हो सकते हैं, ये यहाँ पर व्याख्यात किया गया है। तो हम पहला उपाय क्या कर सकते हैं? यदि हमारे पास में स्थिर भूमि है और हमको उसमें पैदावार ज़्यादा करनी है, तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में भूमि को बेकार ना छोड़ें। मतलब जहाँ पर जितनी भी ज़मीन है और जहाँ पर जिस फसल का उत्पादन बेहतर हो सकता है, हम वहाँ पर बेहतर तरीके से उत्पादन यानी कि फसल बोलें, कोई ज़मीन को बेकार ना छोड़ें। इसके अतिरिक्त यदि हम कहें 1 वर्ष में कई फसलों को लेकर के एक वर्ष में कई फसलों को लेकर के भी हम यहाँ पर उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में क्या हुआ करता था कि हम साल में 2 फसलें लेते थे। एक तो रबी की गेहूँ की फसल लेते थे और दूसरी यहाँ पर खरीफ की धान की फसल लिया करते थे। यहाँ पर मैं यूपी के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत में। लेकिन यदि हम यहाँ पर पालमपुर की गाँव की बात करें, लेकिन अब आजकल क्या होने लगा है, गहन कृषि होने लगी है। गहन कृषि का मतलब होता है कि जहाँ पर अ, जो फसलों की सघनता है, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि एक से अधिक फसलों की बुआई करके बहुविध फसल प्रणाली प्रणाली का उपयोग करके भी हम यहाँ पर उत्पादन अधिक कमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया, एक खरीफ की फसल ले ली, मतलब लगभग खरीफ की फसल ले ली, ज्वार बाजरा या धान की फसल ले ली। फिर यहाँ पर आप ये कर सकते हैं अक्टूबर, दिसंबर में आलू की फसल ले सकते हैं। फिर यहाँ पर जायद की फसल ले सकते हैं। तो मतलब एक साल में लगभग करीब 3 प्रकार की फसलों को लिया जा सकता है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो गन्ने की बुआई करते हैं, जो कि 1 साल में 1 बार ही इसकी कटाई होती है और इस वाले गन्ने में डायरेक्ट गन्ने को या फिर किसी चीनी मिल में भेज दिया जाता है या फिर वहाँ के किसान इसके कच्चे अ, म वहाँ पर पेराई करके
गुड़ बना करके शाहपुर के, यहाँ पर यदि आप देखें तो शाहपुर ज़्यादा दूर नहीं था। यहाँ पर शाहपुर के शहर में जो वहाँ पर मंडी है, जो वहाँ पर खरीदार हैं, उनको बेच दिया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि हम सीमित मृदा में, सीमित खेती में ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं, उस वहाँ पर भूमि को बेकार और परती ना छोड़ा जाए। दूसरा, हम यहाँ पर 1 साल में मैक्सिमम फसल को लेने या उत्पादन करने की कोशिश करें, लगभग 3 फसलों को उत्पादित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस वाले पालमपुर खेत में नलकूपों का बहुत ही तीव्र गति से विकास किया गया और नलकूपों में यहाँ की जो भूमि है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये सब सारा डाटा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लगभग 1970 तक 200 हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर दिया गया। ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि इस वाले एरिया में मैक्सिमम क्षेत्रों की सिंचाई आराम से हो जाया करती थी और जब सिंचाई अच्छी होगी, तो यहाँ पर फसल में उत्पादकता अच्छी होगी और हमारे पास में उत्पादन उतना ही बेहतर होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर देश की कंडीशन देखें, तो देश में नदी मैदान यानी कि जो नदी का दोआब का इलाका, जो यूपी का मैदानी क्षेत्र है या फिर बंगाल, बिहार, ये सारा का सारा मैदानी क्षेत्र है और जो तटवर्ती प्रदेश हमारे देश का मतलब पूर्वी और पश्चिमी तट का जो जहाँ पर खेती होती है, उसमें तो अच्छी सिंचाई की सुविधा है। लेकिन यदि हम दक्षिण के पठार की बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास में पर्याप्त सिंचाई के साधन नहीं हैं। वहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी है कि लगभग 40% से भी कम क्षेत्रों में ही सिंचाई होती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितना हमारे पास में भूमि है कृषि योग्य, उसका 40% से भी कम क्षेत्र पर सिंचाई हो पाती है। अब आप सोचिए, लगभग 40% से ही कम क्षेत्र पर सिंचाई हो पाती है और लगभग जो 60% से अधिक का क्षेत्रफल है, वो पूरा का पूरा वर्षा पर निर्भर होता है। और आजकल वर्षा की अनियमितता को तो आप देखते ही हैं, है ना? इसीलिए हम कहते हैं खेती एक जुआ के तरीके से होती है, यदि वर्षा अच्छी हो गई, तो खेती अच्छी हो जाएगी, उत्पादकता अच्छी हो जाएगी। यदि खेती नहीं हुई, यानी कि मतलब वर्षा नहीं हुई, तो सूखा पड़ जाएगा। यदि वर्षा ज़्यादा हो गई, तब भी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ये सारी की सारी आपने मतलब यदि आप गाँव से जुड़े हुए हैं या गाँव में रहते हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त यदि हमको पैदावार बढ़ाना है, तो और क्या उपाय हम कर सकते हैं? यहाँ पर हम ये उपाय कर सकते हैं कि आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए शुरुआत में क्या होता था, बैलों से जुताई होती थी या हमारे पास में उन्नत बीज नहीं थे, उन्नत संसाधन नहीं थे। लेकिन अब हमारे पास में ट्रैक्टर, उच्चतम मशीनें, लेवलर यानी कि समतलीकरण करने वाली मशीनें आ गई हैं, जिनके माध्यम से हम उत्पादकता को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुरुआत में हम उर्वरकों का प्रयोग इतना ज़्यादा नहीं करते थे कि कीटों के माध्यम से फसलें बर्बाद हो जाया करती थी। तो अब हम क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग करके हम फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और फसल की पैदावार को बहुत अधिक तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, यदि अपनी उत्पादकता को बढ़ाना है, तो सबसे बेहतर है कि देखो शुरुआत में क्या हुआ करता था, यदि हम मान लें कि हमारे पास में अच्छे उर्वरक हैं, रसायन हैं, कीटनाशक दवाएँ हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी यदि परंपरागत बीजों का उपयोग करके ही फसलों को उत्पादित करें, जैसे कि जो शुरुआत में बीज बोए जाते थे, जो हाइब्रिड बीज नहीं थे या हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं थी, यहाँ पर जो हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं थी, उनको यदि हम बोते भी हैं, तो उसमें जो उत्पादकता होगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन लगभग 1960 के दशक के अंतिम समय में हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है और उसके माध्यम से हाई रेटिंग वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लगभग पंजाब और हरियाणा का जो ये एरिया है, झुंझुनू वगैरह, राजस्थान का भी इलाका इसमें जोड़ लीजिए आप। इसमें ये होता है कि इसमें सिंचाई की सुविधा को मतलब किसानों को दिया गया, बिजली प्रोवाइड की गई, नलकूपों की व्यवस्था की गई जिससे कि यहाँ पर सिंचाई हो सके। किसानों को उर्वरक प्रदान किए गए, रसायन दिए गए, कीटनाशकों की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी को की वजह से यहाँ पर उत्पादन को और बेहतर किया जा सके। जिसकी वजह से हुआ क्या, गेहूँ की जो गेहूँ और धान की जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी, हाई यील्डिंग का मतलब होता है, हाई का मतलब होता है उच्च, यील्डिंग का मतलब होता है उत्पादकता, वैरायटी का मतलब होता है एक प्रकार की प्रजाति, जो अधिकतम उत्पादन कर सकती है, ऐसी प्रजातियों को हम यहाँ पर बोएँगे। ठीक है?
जिसकी वजह से इसकी जो उत्पादकता है लगभग 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर से 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गई। देख पा रहे हैं? लगभग 1300 से 3200 लगभग करीब और करीब 3 गुने के आसपास, है ना? तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैदावार में वृद्धि हुई थी। लेकिन इसके यहाँ पर कुछ दुष्परिणाम भी हुए इस ग्रीन रेवोल्यूशन के से हमारी उत्पादकता तो बढ़ गई। हमारे पास में उत्पादकता तो बढ़ गई, लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या? हुआ ये कि जो हमारी भूमि है, वो इन सारे के सारे परिवर्तनों को झेल नहीं पाई। यहाँ पर जो किसान थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई मतलब जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी, उनको काफ़ी ज़्यादा उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती थी। काफ़ी ज़्यादा रसायन की, कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से ये रसायन मृदा में घुल कर के मृदा प्रदूषण का काम किए। दूसरी बात जिसकी वजह से यहाँ पर मृदा की उर्वरता भी धीरे-धीरे करके समय के साथ घटती चली गई। पहले तो उर्वरता इन्हीं के माध्यम से बढ़ी, लेकिन बाद में उर्वरता जाकर के धीरे से यहाँ पर कम हो गई। अधिक सिंचाई होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर फसलों की उत्पादकता तो बढ़ गई, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे यहाँ पर समय बढ़ा, वैसे-वैसे यहाँ पर जल स्तर में कमी आई। इसकी वजह से पानी के पीने की मतलब समस्या क्रिएट हो गई। यानी कि वाटर की टेबल डाउन हो गया, एक ये भी समस्या आ गई। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीटनाशकों के प्रयोग से सूक्ष्म जीवों के दुष्प्रभाव पड़ा, जैसे कि हमारी मृदा में जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अब जीवित नहीं रह पाए, जिसकी वजह से मृदा की उर्वरता पर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर होता क्या है कि जो हम इन उर्वरकों का यहाँ पर उपयोग करते हैं और ये वाले जो उर्वरक होते हैं, वो हमारे जल में काफ़ी ज़्यादा घुलनशील होते हैं। अब ये जल में जब घुलनशील होंगे, तो जल बह करके धीरे-धीरे चल करके चला जाएगा तालाबों में, है ना? नदियों में जाएगा। जो ये खेती का जल है, जो खेतों में जब वर्षा होगी, तो उसका जल तालाबों, नदियों में जाएगा और ये घुले हुए जो भी उर्वरक के जो भी नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटेशियम वगैरह हैं, ये सारे के सारे नदियों और तालाबों के जलों में जाएगा, जिससे कि वहाँ पर एल्गल ब्लूम हो सकता है। अब ये एल्गल ब्लूम क्या है, इस पर ख़ैर ख़ैर फ़ोकस मत करिए। इतनी बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जल प्रदूषण होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जल होगा, वो दूषित हो जाएगा और वो उपयोग में नहीं आ पाएगा दोबारा। तो इस प्रकार से हमारे पास में जल की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखेंगे कि यदि पंजाब के इलाके की बात करें, तो पंजाब एक हमारे देश का ऐसा राज्य है, जो देश में रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला मतलब राज्य है। ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रसायन खाद क्यों यूज़ होती है? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960 में हुई थी, ये पंजाब और हरियाणा के इलाके में ही हुई थी और यहाँ पर जो शुरुआत में उत्पादन को मुख्यतः रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से इस यहाँ पर बढ़ाया गया था। अब जैसा-जैसा यहाँ पर रासायनिक उर्वरक ज़्यादा यूज़ होने लगे, मृदा की उर्वरता घट गई और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पर रासायनिक खादों की माँग ज़्यादा बढ़ी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग भी होता है। अब हम यदि आगे समझने के प्रयास करें, तो पालमपुर के अगला हमारा जो पॉइंट यहाँ पर एनसीईआरटी डिस्कस करती है, कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि यदि आप अपने इलाके में भी देखें और पालमपुर के गाँव की इस कहानी को भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, तो आपके गाँव में भी कुछ ऐसा होगा, कुछ किसान ऐसे होंगे, जो छोटे किसान होंगे जिनके पास 1 बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे के जोत होंगे, यानी कि खेत होंगे जिस पर वो काम कर रहे होंगे। कुछ ऐसे किसान होंगे जिनके पास में काफ़ी ज़्यादा खेती होगी, 10 बीघे, 15 बीघे, है ना, 20 बीघे ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर पालमपुर में ऐसा है कि लगभग 1/3 की जो अधिकांश दलित वर्ग हैं, वो खेती की भूमि जिनके पास नहीं है। लगभग 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है, जो मुख्यतः उसमें दलित वर्ग आएँगे और इनके पास खेती की भूमि ही नहीं है। यानी कि इनके पास भूमि नहीं है तो अपनी खेती पर काम ना करके, किसी दूसरे मतलब जो अन्य किसान हैं, उनकी खेती में जाकर के काम करते हैं, ऐज़ अ मज़दूर के तौर पर। आप ये चीज़ महसूस कर सकते हैं यदि आप मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लगभग यहाँ पर लगभग 240 1/3 लगभग 150 के आसपास जो हमारे घर हो गए, वो इसके अंतर्गत आ गए। अब यहाँ पर जो 300 घर बचे, है ना? पूरे टोटल कितने थे? है ना? शुरुआत में मैंने बताया था कि लगभग 450 घर थे यहाँ पर, 450 परिवार हैं। इसमें से 150 तो अधिकांश दलित हो गए।
बचे कितने? 300। 300 में से लगभग 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि की मतलब जोत है। यानी कि उनके पास लगभग 2 हेक्टेयर की भूमि से भी कम छोटे टुकड़े हैं। अब ये हेक्टेयर क्या होता है? हेक्टेयर का मतलब होता है एक ऐसा मतलब क्षेत्रफल जिसका 100 मीटर का जो 1 हेक्टेयर का मतलब होता है कि लगभग 100 मीटर के वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, ये 1 हेक्टेयर कहलाता है। लगभग 2 हेक्टेयर से कम की जो भूमि है यहाँ पर, वो हमारा क्या कहलाता है? वो 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले कितने घर हैं? लगभग 240। अब आप सोच कर देखिए लगभग 60 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास में यहाँ पर भूमि की जो बड़े जोत हैं, लगभग 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा या फिर उससे मतलब 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास तो लगभग 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि है। ओवरऑल हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि पालमपुर के किसानों में जो यहाँ पर भूमि का वितरण है, वो काफ़ी ज़्यादा असमान है। यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यदि उसको हम यहाँ पर समझें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले वाले वेन डायग्राम में यहाँ पर कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है और ये बताया गया है कि ये वाला जो कलर है वो यहाँ पर लिखा गया है मझोले और बड़े कृषक हैं। जो यहाँ पर मझले और बड़े कृषक हैं, उन्होंने लगभग 55.4% के खेत को जोता हुआ है। लोग जो यहाँ पर छोटे किसान हैं वो लगभग 44.6% खेती पर आश्रित हैं। मतलब बड़े किसान 55.4% खेती को जोते हुए हैं और जो छोटे किसान हैं वो लगभग 44.6% खेती को जोते हुए हैं। यदि इसी को हम कृषकों की संख्या के आधार पर हम कहें, तो जो यहाँ पर छोटे किसान हैं, वो लगभग 85% हैं और 85% जो हैं, वो 44.6% खेती पर अपना काम करते हैं। यानी कि 85% किसानों के पास में 44.6% की भूमि है ना? और जो 15% बड़े किसान हैं, उनके पास में यहाँ पर 55.4% की खेती है। अब आप सोचिए 15% लोगों के पास में 55% यानी कि आधे से भी अधिक खेती और लगभग 85% के पास में 44.6 यानी कि आधे से कम की खेती। तो इस प्रकार का हमारे पास में असमान वितरण है और ऐसा एक ये पालमपुर गाँव की कहानी नहीं है। ये यदि आप अपने आस-पड़ोस भी देखें या हमारे देश की भी कंडीशन ये है कि इसमें से लगभग 15 हमारे देश की भी कंडीशन यही है कि लगभग 15% लोगों के पास में लगभग आधे से अधिक की भूमि है और लगभग 85% लोगों के पास में आधे से कम की भूमि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भूमि का वितरण काफ़ी ज़्यादा असमान है और भूमि का वितरण जब असमान होगा, तो जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, उनके पास में पैदावार ज़्यादा होगी, उत्पादकता ज़्यादा होगी, सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जितना उन्होंने खर्चा लगाया, जितनी उनकी ज़रूरतें थी, उसको निकाल करके जितना शेष बच जाए, जिसको वो मार्केट में बेच सकें। ये सरप्लस उत्पादन उसको बोलते हैं। जब बड़े किसान होंगे तो उत्पादकता ज़्यादा होगी और उनके पास में सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब वो अमीर और अमीर और अमीर होते चले जाएँगे और जो हमारे छोटे किसान हैं, उनके पास में इतनी उत्पादकता नहीं हो पाएगी और वो हमारे छोटे किसान ऋण के बोझ के तले और काफ़ी ज़्यादा गरीब होते चले जाएँगे। तो इस वाली असमानता को हमको लगता है कि गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए और मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसको बेहतर तरीके से समझते हुए चल पा रहे हैं, है ना? तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। आगे एनसीईआरटी एक 5वें पॉइंट में डिस्कस करती है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अब हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, खेती हमारे पास आ गई, हमने खेती का तरी समझ लिया कि हमारे पास में जो किसान हैं, उन किसानों के पास में खेती का वितरण किस तरीके से है। हमने ये चीज़ समझ ली कि हमारी खेती स्थायी है, फिर हमने ये समझ लिया कि खेती में जो परिवर्तन होगा, मतलब हमारी खेती कैसी है? स्थायी है, स्थिर रहने के समय के साथ बढ़ेगी नहीं। जब ये बढ़ेगी नहीं तो इसमें हम उत्पादन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो उत्पादन के यहाँ पर मैंने कई सारे तरीकों के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो यहाँ पर आपको ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है? इनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर बात ये है कि अब खेती में काम करने के लिए श्रम की व्यवस्था कैसे होगी? अब खेती में काम करने के लिए 2 तरीके से यहाँ पर लोगों को व्यवस्थित किया जा सकता है। एक जैसे कि छोटे किसान होंगे तो मैक्सिमम आप देखते होंगे गाँव में जिनके पास कम खेती है, छोटे किसान हैं,
वो क्या करते हैं, अपने खेतों के जो काम हैं, वो स्वयं करते हैं। मतलब खुद ही रहेंगे, खुद ही मतलब बच्चों को ले लेंगे, बीवी चली जाएगी उनकी और पति-पत्नी और बच्चे सारे मिल कर के यहाँ पर खेती के काम करते हैं। ये छोटे किसान होते हैं। बड़े मंझले और जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास में लगभग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, लगभग 10 हेक्टेयर के से भी ज़्यादा की भूमि होती है, वो खुद जाकर के तो काम कर नहीं सकते। और दूसरी बात, उनके पास में धन भी काफ़ी ज़्यादा है। वो यहाँ पर मज़दूर लगा सकते हैं और मज़दूरों के यहाँ पर जो दूसरे श्रमिक होंगे, वो यहाँ पर किराए पर काम करते हैं। अब यहाँ पर किराए पर उनको पैसा भी मिल सकता है या फिर उनको खाने के लिए अनाज भी दिया जा सकता है। बाकी यहाँ पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य चीज़ें यहाँ पर दी जा सकती हैं, उनके श्रम के बदले। अब हम देखें तो खेती के लिए आवश्यक पूँजी कहाँ से आती है? तो अब यहाँ पर ये जो आवश्यक पूँजी है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लिखती है, पहले से अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है आज के समय में। अच्छा, जो शुरुआत में ये हुआ था कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लगभग 1960 में आई थी, इस उस समय के दौर पर यहाँ पर हमको कम पूँजी की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब पूँजी की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है? अभी मैंने इसके पहले बताया कि जैसे-जैसे हम उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग करते चले जाते हैं, तो उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग करते जाओगे, तो धीरे-धीरे हमारी उर्वरता मिट्टी की कम होगी। जब उर्वरता कम होगी, तो हमको उर्वरकों की और रसायनों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। हमको कीटनाशकों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, हमको संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जब हमारे पास में इन संसाधनों की, उर्वरकों की, कीटनाशकों की ज़रूरत ज़्यादा है, इसका मतलब हमारी लागत भी ज़्यादा आएगी। यदि लागत ज़्यादा आएगी, इसका मतलब हमको पूँजी की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ने वाली है। तो समय के हिसाब से हमारी जो खेती की लागत है, वो बढ़ती चली जाएगी। अधिकांश जो छोटे किसान हैं, वो श्रम का सहारा, ऋण का सहारा लेते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि इस वाली पूँजी की लागत को पूरा करने के लिए जो अधिकांश छोटे किसान हैं, अब उनके पास में तो सरप्लस प्रोडक्शन भी नहीं है। यदि सरप्लस उत्पादन नहीं है, उनके पास में धन नहीं है, तब क्या होगा? ये वाले जो किसान होंगे, छोटे किसान होंगे, अब ये साहूकारों के पास जाएँगे, ज़मींदारों के पास जाएँगे, जिनके पास ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा हैं, पैसे वाले धनाढ्य लोग हैं, उनके पास जाएँगे और ऋण माँगेंगे। अब ऋण माँगने पर क्या होगा, जो वहाँ पर बड़े किसान हैं, अब वो कई प्रकार की शर्तें भी लगा सकते हैं। इन पर काफ़ी अधिक ब्याज पर ऋण भी देंगे। यदि अब ये छोटे किसान इनसे ऋण ले करके खेती में पैसा लगाएँगे और मान लीजिए कि यहाँ पर खेती में उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, अगले साल यदि उत्पादन अच्छा नहीं होता है, तो ये धीरे-धीरे कर्ज के जाल में डूबते हुए चले जाएँगे। मतलब ये हुआ कि अब इनके पास उत्पादन ही यदि कम हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये ऋण चुका नहीं पाएँगे और यदि ऋण नहीं चुका पाएँगे, तो ये धीरे-धीरे कर्ज के जाल में डूबते हुए चले जाएँगे। तो इस चीज़ को आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। यानी कि कहीं न कहीं यहाँ पर एक ऋण का दुष्चक्र बन जाएगा और यहाँ पर जैसे कि आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा कि जो गरीब होते थे, वो जमींदारों के घर में काम करने पर मजबूर हुआ करते थे। वो एक दासता के रूप में जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पर वो अपने जीवन को जीने के लिए सही उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। उनको मज़दूरी करनी पड़ रही है। वो रीढ़ के जाल में ही बिज़ी हो जाते हैं, इस वजह से। आगे यहाँ पर ये है कि अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब मान लेते हैं जो बड़े किसान हैं, उन्होंने क्या किया, पूँजी को लगाया, है ना? खेती की और खेती के माध्यम से यहाँ पर जो उत्पादन हुआ, उत्पादन से यहाँ पर क्या किया, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्होंने पर्याप्त उत्पादन को निकाल लिया। उसके बाद जो शेष उत्पादन बचेगा, इस वाले शेष उत्पादन को ये क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे, बाज़ार में बेच देंगे। फिर उसके बाद जब बाज़ार में बेचेंगे, तो उनसे यहाँ पर उसके बाद धन की प्राप्ति होगी। अब ये जो धन है, जो इनको सरप्लस के रूप में प्राप्त हुआ है, उसका यूज़ ये लोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? एक तो ये छोटे किसानों को ऋण देने के लिए कर सकते हैं, यानी कि जिनको धन की ज़रूरत है, तो ये पैसा दे कर के, ब्याज लगा कर के वहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर ये ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, कोई मशीन खरीद सकते हैं, जिसके माध्यम से स्थायी पूँजी में अपनी वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गैर कृषिगत पूँजी में भी वृद्धि कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप ट्रैक्टर तो खेती में यूज़ हो गया, लेकिन यदि यहीं पर ये एक भैंस खरीद लेते हैं, ठीक है? तो एक प्रकार की स्थायी पूँजी हुई, हालाँकि वो भी खेती में ही आएगी।
लेकिन यदि वहाँ पर चल कर के वो एक ऐसी मशीन खरीद लेते हैं जैसे कि उद्योग की मशीन, कताई वगैरह लगा देते हैं या पेराई की मशीन ले लेते हैं, तो ये गैर कृषि पूँजी में के अंतर्गत आएगा और ऐसी संसाधनों को भी ये जो मतलब अ, अधिशेष उत्पादन है, इसको बेच करके यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये अब अगली फसल लेने के लिए भी तो इनको मतलब पूँजी की ज़रूरत पड़ेगी, बीज खरीदना होगा, अगली फसल के लिए उर्वरक लाने होंगे, रसायन लाने होंगे, कीटनाशक लाने होंगे, डीज़ल की भी ज़रूरत पड़ेगी जो वहाँ पर मतलब यूज़ होगा सिंचाई के लिए या मतलब जुताई के लिए, ये सारे के सारे। तो वहाँ पर जो पैसे की ज़रूरत होगी, ये सारी की सारी उत्पादन में यूज़ हो जाएगी, इसीलिए इसको हम कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करने में यूज़ होगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो यहाँ पर सरप्लस उत्पादन है, उससे जो धन प्राप्त होगा, उसको ये ऋण देने में यूज़ कर सकते हैं, स्थायी पूँजी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कार्यशील पूँजी बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है और गैर गैर कृषिगत पूँजी की वृद्धि करने में भी इसका उत्पादन मतलब इसका उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको समझना है कि अब तक हमने क्या-क्या देख लिया, जो खेती से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया कि उत्पादन में क्या होता है? उत्पादन में मुख्यतः हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए मुख्यतः हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अतिरिक्त हमको भौतिक पूँजी की ज़रूरत पड़ेगी और मानव संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मानवीय पूँजी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त हम पालमपुर की परिचय को समझा, फिर परिचय को समझने के बाद में वहाँ पर पालमपुर की भूमि को समझा कि भूमि की स्थायी रहती है, फिर उसमें हम स्थायी भूमि पर उत्पादन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसे समझा। फिर उसके बाद में हमने समझा कि इस वाली भूमि का वितरण किस प्रकार से है, वितरण को समझने के बाद में हमने यहाँ पर श्रमिक को समझा कि यहाँ पर इस वाली भूमि पर काम करने के लिए हमारे श्रमिक कहाँ से आएँगे। फिर उसके बाद में इस वाली खेती को करने के लिए पूँजी कैसे यहाँ पर डेवलप होगी। फिर उसके बाद में अधिशेष उत्पादन यानी कि यदि उत्पादन हो गया है और उत्पादन हमारे पास में ज़्यादा है, तो उसको हम किस तरीके से बाज़ार में बेचेंगे और वहाँ से जो प्राप्त धन होगा, उसको जो ये धनाढ्य लोग हैं, वो किस तरीके से किन-किन कार्यों में यूज़ कर सकते हैं, उसको हमने बेहतर तरीके से अब तक के लेक्चर में समझ लिया है। आगे यदि हम बात करें तो पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएँ हो रही हैं, उन गैर कृषि क्रियाओं को करने वाले लगभग लोग 25% ही लोग हैं, यानी कि लगभग 1/4 जो लोग हैं, वो यहाँ पर गैर कृषि क्रियाएँ कर रहे हैं। गैर कृषि क्रियाओं का मतलब ये होता है, जो कृषि यानी कि मुख्यतः खेती में नहीं आती, खेती के अतिरिक्त जो काम किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे गैर कृषि कार्य में आते हैं। इसमें यहाँ पर डेयरी वैसे मुख्यतः खेती में ही रखी जाती है, लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पर डेयरी को गैर कृषि कार्यों में रख रही है, तो आप इसको गैर कृषि कार्यों में समझिएगा। अब ये यहाँ पर एक चीज़ एनसीईआरटी लिखती है, वैसे ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक तौर पर आप इतनी बात समझिए कि डेयरी वाले जो उत्पादन ये होगा कि जो लोग वहाँ पर आपके गाँव में भी, पास-पड़ोस में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, जो वहाँ पर छोटे किसान गाय-भैंस को यहाँ पर पालते हैं। और जो मतलब ज्वार, बाजरा और भूसा इन सब का उपयोग करके जानवरों को खिलाते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ से जो दूध का उत्पादन होता है, उसको जाकर के मार्केट में बेचते हैं और वहाँ से जो पैसे की प्राप्ति होती है, वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यूज़ होती है। तो इसका मतलब डेयरी भी कहीं न कहीं एक प्रकार की उत्पादन की क्रियाओं का एक साधन है, जिससे हम कुछ उत्पादन करते हैं, पैसे की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जो यहाँ पर सायपुर के कुछ मतलब उद्योग या व्यापारी हैं, वो रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र की स्थापना की है, जो दूध का संग्रहण करते हैं और यहाँ से ही अन्य जगहों पर इसकी सप्लाई की जाती है, इसको वितरित किया जाता है। इससे यहाँ पर ये लोग भी मुनाफ़ा प्राप्त कर लेते हैं आराम से, है ना? इसके अतिरिक्त पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब इसके अतिरिक्त मान लीजिए कुछ लोग डेयरी का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, परिवार के श्रम की सहायता से विनिर्माण कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी में उदाहरण दिया है, एक मिस्त्री लाल हैं, जो क्या करते हैं गन्ने पेरने की मशीन ले आए हैं, है ना? ये कहते हैं कि मिस्त्री लाल नाम का व्यक्ति है, जो क्या करता है कि गन्ने पेरने की मशीन ले आया। अब ये क्या करेगा, अपने खेत में भी गन्ना का उत्पादन होगा, वो अपने गन्ने की पेराई खुद कर सकता है, गुड़ का निर्माण कर सकता है, फिर उसके बाद में गुड़ की बिक्री कर सकता है। यानी कि गन्ना ना बेच करके ये अपने गुड़ की बिक्री करेगा, जिसके माध्यम से ये होगा कि इसको डायरेक्ट सीधे उत्पादन मतलब अ, गुड़ को यदि बेचेगा तो ज़्यादा मूल्य पर बिकेगा। इसका मतलब ये हुआ इसको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है।
इसके अतिरिक्त वो गन्ने को खरीद करके अपनी मशीन में पेराई करके फिर यहाँ पर गुड़ को बेचेगा या चीनी गुड़ को बेचेगा, तो उससे यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो सकता है ना? तो इस तरीके से भी यहाँ पर अतिरिक्त मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण और दिया है, गरीब ने क्या देखा कि जो मतलब हमारे गाँव में जो पास हमारे गाँव के अंदर कंप्यूटर से जो मतलब ऐसी 2 महिलाएँ हैं जो उनका जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान है और यहाँ पर जो कंप्यूटर्स की शिक्षण का केंद्र है, वो काफ़ी दूर है। बच्चों को जाने में दिक्कत होती है, तो उसने क्या किया, अपने गाँव में ही लगभग एक कंप्यूटर का केंद्र खोल दिया। अब यहाँ पर जो हाई स्कूल से पास आउट विद्यार्थी होते हैं, क्या करते हैं, उन महिलाओं की मदद से इन्होंने क्या किया, जिनको कंप्यूटर आता था, महिलाओं को नियुक्त कर लिया, अपना भी उसी में लग गए और यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिया। तो बेसिक तौर पर यहाँ पर उनको भी आमदनी होना शुरू हो गई और बच्चों को शिक्षण कार्य भी शुरू हो गया। तो इस तरीके से यदि हम बाज़ार में किन चीज़ों की कमी है, उनको यदि हम पूरा करें, तो हम कहीं न कहीं यहाँ पर मुनाफ़ा कमा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर के दुकान में अच्छा आप लोग भी ये देखते होंगे कि पास-पड़ोस के में छोटी-छोटी दुकानें लोग रखे हुए हैं। अपने घर पर ही एक रूम में मतलब सामान को लोग ले आते हैं मार्केट से, फिर उसके बाद में उसको फुटकर विक्रेता के तौर पर बिस्किट, नमकीन इस तरीके से बेचते रहते हैं। तो इस प्रकार से दुकानदार भी थोड़े बहुत धनार्जन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो छोटे दुकानदार भी गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यदि आप देखें तो पालमपुर और रायगंज के बीच की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। मतलब ये हुआ कि यदि आपको पालमपुर से रायगंज जाना है, रायगंज से पालमपुर जाना है, तो यहाँ पर एक परिवहन को विकसित करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ये तेज़ी से विकसित होने वाला क्षेत्र है क्योंकि पालमपुर भी एक प्रकार से विकसित गाँव के तरीके से है। ये भी एक छोटा कस्बा है, मतलब लोगों को अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, लोगों की आवाजाही के लिए जिनके पास साधन नहीं है, उनको उनके लिए यहाँ पर परिवहन एक मुख्य सुलभ साधन है और इसके लिए यहाँ पर यदि घोड़ा गाड़ी, टैक्सी इन सबको यदि हम कुछ लोग इन सभी में जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से भी इनको आमदनी हो जाती है। तो बेसिक तौर पर यहाँ पर इस वाली आमदनी के माध्यम से भी ये लोग अच्छा उत्पादन कर लेते हैं। यानी कि ये भी एक गैर कृषि कार्यों में जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ पर सेवा प्रदान करके यहाँ पर उत्पादन कर पा रहे हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन इसके हम सारांश को समझ लेते हैं और एक माइंड मैप के माध्यम से इस वाले चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो माइंड मैप में इतना ध्यान रखना है, जितनी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, यहाँ पर मैं देख लेते हैं, ठीक है। शुरुआत में क्या कहा गया है, हम उत्पादन करेंगे। उत्पादन करने में हम किन-किन चीज़ों का उत्पादन करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करेंगे। उत्पादन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मुख्यतः 4 हैं, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, भौतिक पूँजी, श्रम, मानव पूँजी। भौतिक पूँजी मुख्यतः 2 तरीके की होती है, स्थायी और कार्यशील पूँजी। स्थायी पूँजी उसे कहेंगे, जो समय के साथ स्थायी रहती है, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान स्थायी रहती है और ये उसमें यूज़ नहीं होती। कार्यशील पूँजी का मतलब ये होता है, उत्पादन क्रिया के दौरान ये समाप्त हो जाती है। मतलब ये है कि यदि आपको दोबारा कोई फसल लगानी है, दोबारा किसी चीज़ का उत्पादन करना है, तो आपको नए सिरे से पूँजी को विकसित करना होगा। ऐसी पूँजी को हम यहाँ पर कार्यशील पूँजी के नाम से जानेंगे। मुख्यतः यहाँ पर 2 प्रकार की क्रियाओं के बारे में डिस्कस किया गया है। एक तो कृषि क्रियाएँ हैं और दूसरा गैर कृषि क्रियाएँ हैं। गैर कृषि क्रियाओं में डेयरी, परिवहन, विनिर्माण और दुकानदार, ये सारे के सारे यहाँ पर गैर कृषि क्रियाओं में काम में आते हैं। तो आई होप आपको सारा चैप्टर विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें यदि कोई भी दिक्कत आती है, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, कोई सवाल है आपका तो आपको बताइए और इसकी पीडीएफ मैं यहाँ पर अ, यहाँ पर पीडीएफ नीचे आपको मिल जाएगी। उस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के माध्यम से और इसमें जो भी कमी यदि आपको कोई नज़र आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर कर लीजिए और अपना सहयोग ज़रूर प्रदान करिए और यदि आप अपना फीडबैक देते हैं, तो हमको सुधारने में अपने आप को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट चैप्टर हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए
इसको आप कवर कर लीजिए और